नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और बात पच्चीसी में आज हम थोड़ा इतिहास में चले जाते हैं। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि 1990 के आसपास से लेकर के आज तक की एक बात है, यानी कि करीब 35 साल। अब एक देश और एक समाज के जीवन काल में 35 साल क्या होते हैं? 35 साल तो कुछ नहीं होते हैं। लेकिन इन 35 सालों में कैसा आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है एक प्रदेश में, देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में, कि 1970 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव राजनीतिक क्षितिज पे उभरे, पिछड़ों, दलितों और यादवों के नेता बन गए और 1989 में उन्होंने पहली सरकार बना ली। कांग्रेस हार गई, उसके बाद में कभी फिर वो सत्ता में आ नहीं पाए। इस दौरान में जो उत्तर प्रदेश का बुरा हाल हुआ, विभिन्न आयामों से, विभिन्न कोणों से, वो हम सब जानते हैं। लेकिन उसको प्रतिबिंबित करने के लिए दो तीन चरित्र, दो तीन घटनाएं ही पर्याप्त हैं। क्योंकि 1999 के बाद में 2070 तक, जबकि कभी मुलायम सिंह जी की सरकार रही, कभी कोई और रही, कभी बहन मायावती की सरकार रही, और हमने तो खुद बनारस में ऐसे विचित्र दृश्य देखे हैं कि टेलीविज़न स्टूडियो के पास में जो पतली सी जो एक पुलिया है, उस पे दोनों तरफ से जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और एसपी और कलेक्टर मिन्नतें मांग रहे हैं उसके आसपास, कचहरी के आसपास में। तो एक गुंडागर्दी का पूरा माहौल, गरीबों के नाम पे, मजलूमों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे गुंडागर्दी स्थापित हो गई। और इसमें इस समाजवादी पार्टी, यानी कि समाज के लिए पार्टी थी, वो एक जाति और एक धर्म विशेष की पार्टी बनकर रह गई। उसके बारे में कहा जाता है, अनेक लेख लिखेंगे, अनेक उस समय के जो अनुभवी जो ब्यूरोक्रेट है, पुलिस वाले हैं, नेता हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने लिखा है कि उस दौरान में जब मुलायम सिंह जी की सत्ता आई और 2017 तक दूसरी भी सरकार आई, किस तरह से उत्तर प्रदेश को एक, जिसको दंड प्रदेश बना दिया गया, जहाँ पे ये कहा जाता था कि एक जाति विशेष और धर्म विशेष के खिलाफ पुलिस थाने में कोई कंप्लेन ही नहीं रखी जाएगी। और जो वहाँ के अधिकतर थाने थे उसमें एक जाति विशेष के थानेदार नियुक्त कर दिए गए। तो ये तो एक प्रीकर्सर है, यानी कि एक छोटी सी भूमिका, एक छोटा सा संकेत है। लेकिन ये वो समय था जबकि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बदमाश वहाँ उतरे। अतीक अहमद ने तो अपने कुत्ते को मुलायम सिंह जी से हाथ मिलवाया सबके सामने। ये कितना बड़ा प्रतीक था। और 40 साल तक इन गुंडे बदमाशों पे जुडिशरी, पूरा का पूरा सिस्टम कुछ कर नहीं पाया। और हमारा जो तथाकथित मीडिया है, जो कि अपने आप को प्रगतिशील मानता है, अपने आप को प्रजातंत्र का प्रहरी मानता है और न जाने क्या क्या मानता है, उसने कभी इस बारे में अधिकतर लिखा ही नहीं, उसकी मीमांसा ही नहीं कि ये उत्तर प्रदेश कैसे उद्दंड प्रदेश, उत्पाती प्रदेश बन गया है जब गुंडे बदमाशों का राज चलता हो। एक चित्र, क्योंकि इन गुंडे बदमाशों को चित्र दिखाना ठीक नहीं है,
इसलिए हम जानबूझ के, यानी कि एक जीप के ऊपर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है और एक खुली जीप के ऊपर बैठ करके मुख्तार अंसारी कैसे चल रहे हैं। अब हम यहां से पहुंच जाते हैं 2005 में। 2005 में मुलायम सिंह जी की ही समाजवादी सरकार थी। समाजवाद पे ध्यान देना बड़ा आवश्यक है, यानी कि समाज के लिए थी, लेकिन वास्तव में तो सभी समाज के लिए नहीं थी। एक परिवार के लिए थी, एक जाति विशेष के लिए थी, एक गठबंधन के लिए थी। इसमें एक जाति और एक धर्म विशेष का ऐसा माना गया था कि ये अविजेत रहेगा, अब हमारा ही राज चलेगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन बदल गया, वो सब बदल गया। 2014 के बाद बदल गया, 2017 के बाद बदल गया। लेकिन इसमें एक छोटी सी कहानी है जिसका शीर्षक हमने रखा है कि वाई मुख्तार अंसारी फ्लड फ्रॉम यूपी टू पंजाब, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक बदमाश। और आप यहाँ देखिए कि ये बदमाश था कौन। ये देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का भतीजा था और इसने अपने संबंधों को जो याचना उसमें दी है कि हमें पंजाब की जेल से यूपी की जेल ना भेजा जाए, क्योंकि मैं भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का भतीजा हूँ। यानी कि अपने परिवार के संबंधों की बात की दुहाई दे रहा था ये बदमाश। और इन्हीं उसके चलते 2005 में हम वापस लौट जाएं तो इस बदमाश ने मऊ में दंगा करवा दिया था। वो खुलेआम लोगों की हत्याएं कर रहा था और इससे योगी आदित्यनाथ जो है ना बहुत ही परेशान थे, बहुत ही उद्वेलित थे। उन्होंने अपनी पार्टी को सचेत करने की कोशिश की, लेकिन देखिए वो एक अलग काल था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का काल था और जिनके सलाहकार एक वामपंथी थे, कुलकर्णी साहब। तो ये एक विचित्र से एक स्थिति थी। तो जो मऊ में कत्लेआम हो रहा था, जो कि वहाँ पे दंगे हो रहे थे, उसमें लगातार चुन चुन के मारा जा रहा था और मुख्तार अंसारी और उसके गुंडों के द्वारा मारा जा रहा था, जिनको संरक्षण प्राप्त था श्रीमान समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का। वही मुलायम सिंह यादव जिन्होंने अयोध्या में गोलियां चलवा दी थी और जिन्होंने बाद में ये कहा था कि अगर मुझे और भी लोगों को मारना पड़ता तो मैं मारता। जिन लोगों ने अयोध्या को नर्क बना के रखा, उसके पूरे इतिहास के वैभव को छुपा के रखा, उसको उपका उपहास उड़ाया, ये वो एक कालखंड था। लेकिन 2014 के बाद 2017 में सब कुछ बदल गया, जब श्रीमान योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के। और इससे एक भूचाल सा आ गया, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे झूठे मुकदमे जो है ना वो लगा रखे थे। वो नाथ संप्रदाय के इतने बड़े महंत हैं और उनकी एक अपनी एक बड़ी फॉलोइंग है, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। लेकिन उसका हवाला लेके पूरा वामपंथी जो समूह है, जो कि मीडिया में उच्च स्तर पर रहता है, वो उन पर टूट पड़ा। लेकिन हम फिर चले जाएं 2005 में, तो 2005 में जब वो इस तरह की घटनाएं हो रही थीं तो योगी आदित्यनाथ ने व्यथित होके, परेशान होके अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आप कह दिया कि आप इस बारे में कुछ करिए, नहीं तो मैं करूँगा। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व था, जो कि कई कारण से एक अलग तरह का ये नेहरूवियन विचार रखता था कि हमें ये करना है, वो करना है, और उनकी एक चिंता ये थी कि जिस समाजवादी सरकार ने, यानी कि मुलायम सिंह जी ने
अयोध्या में इतने सारे कार सेवकों की हत्याएं करवा दी और सरयू को लाल कर दिया, तो ये कुछ इसी तरह का कांड यहाँ कर देंगे, तो वो शायद निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उनकी पार्टी योगी आदित्यनाथ की पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बारे में किंग कर्तव्य विमूढ़ था, वो निर्णय नहीं ले पा रहा था। लेकिन योगी जी ने निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं अब मऊ जा रहा हूँ और वहाँ जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं ये नृशंस जो हत्याएं हैं, जो कि मुख्तार अंसारी और उसका गिरोह समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की संरक्षण में कर रहा है, उसको मैं रोक नहीं सकता। आप ये देखिए कि क्या किस तरह के मैकेनाइजेशन है कि अंत में जाके इन महाशय को भी कोई बड़े पुरस्कार देने पड़े। मैं एक वर्स्ट पीरियड था, इन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। वैसे अगर पूरी तरह से देखा जाए तो इस समाजवाद ने दुनिया में किसी देश को संपन्न नहीं बनाया, किसी उस समाज का भला नहीं किया, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन भारत का समाजवाद तो परिवारवाद में निहित था, और परिवारवाद की प्रेरणा भी देश के शीर्ष राजनीतिक परिवार से ली। वो लालू जी ने भी ली, वो मुलायम सिंह जी ने ली, और भी बहुत सारों ने ली, लेकिन हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। तो 2005 में योगी जी पहुंच गए 3, और उन्होंने अनाउंस कर दिया 3 जो है वाहनों के साथ में चल पड़े मऊ की तरफ। लेकिन रास्ते में लोगों को मालूम पड़ गया, तो पता लगता है कि सभी लोग उनके साथ आ गए, और उनका जो काफिला था वो कहते हैं कि 150 उसके अंदर और वाहन आ गए, और बहुत सारे लोग आ गए। तो समाजवाद के प्रतीक, समाजवादी नेता जो कि असल में जातिवादी थे, उन्होंने कहा कि इनको रोक दो। लेकिन पुलिस और प्रशासन मऊ का, उन्होंने नेताजी को तथाकथित, ये नेता हो कैसे सकते हैं जो अपने राज्य को बर्बाद करे, उसकी चूल पे हमला करे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसका समाप्त करे, जातिवाद के हिसाब से सारा का सारा जो न काम करे। ये महाशय जो है ना देश के जो रक्षा मंत्री भी बन गए थे। तो आप देखिए कैसे, तो ये बताते हैं बहुत सारे लोग और बहुत सारी ये कि उन्होंने रक्षा मंत्री बनते ही कहा कि एक विशेष जाति विशेष के अफसर कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो इस तरह के जातिवादी नेता क्या कर सकते हैं। लेकिन उस समय जो प्रशासन था, पुलिस प्रशासन, वो मजबूर था कि उन्होंने तथाकथित नेताजी, मैं उनको तथाकथित नेताजी, वो नेताजी ने ही वो जो भी कुछ थे और थे, उनको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने इस समूह पे, ये जो योगी जी आ रहे हैं उनके नेतृत्व में जो काफिला चला आ रहा है, मऊ में जो एंटर कर रहा है, उसके ऊपर कुछ हमला हुआ है, अगर हमने उनको रोकने की कोशिश की तो बहुत बड़ा बलवा हो जाएगा, बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा। और उसके अंदर जो है इनके प्रिय मुख्तार अंसारी, यानी कि कितने बड़े सेकुलर हैं, उनके सेकुलरिज्म के कितने मोर पंख लगे हुए हैं। और देश की प्राचीनतम पार्टी तो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है। लेकिन उस समय तो फिर हो गया कि उनको रोका नहीं गया, और फिर योगी जी चले गए, वहाँ दंगा समाप्त हो गया। और श्रीमान मुलायम सिंह यादव के प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई कि योगी जी के साथ कुछ कर सके थे। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, करीब 20 साल पुरानी बात है। कट टू 2017, जबकि सत्ता बदल गई, उनके पुत्र जो कि पता नहीं कौन सी पढ़ाई करके आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं, कहते हैं कि पूरा एक काफिला गया था उनके साथ में, जो उनकी कॉपियां भी लिखता था, उनको याद भी करवाता था। पता नहीं, खैर अब हम भटक जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे। तो अब जब मुख्तार अंसारी तो जेल में थे,
मुकदमा कोई भी अपने जो है वो फैसले पे पहुंच नहीं रहा था, लेकिन मुख्तार अंसारी और ये सब जितने भी इसके गुंडे थे, अतीक अहमद, उनके ऊपर कोई कोर्ट कोई फैसला सुनने को तैयार ही नहीं थी। इतना भय था, इतना खौफ का माहौल इन लोगों ने बना लिया था। और ये आज संविधान की चौपड़ी लेके घूम रहे हैं, कहते हैं हम संविधान को बचाएंगे। जिन्होंने संविधान की एक एक धारा को नष्ट किया, उसकी दृष्टि को नष्ट किया, उसके प्रेमबल को नष्ट किया, यह संविधान की दवाई दे रहे हैं क्योंकि ये चुनाव हार रहे हैं। ये भी चुनाव हार रहे हैं और जहां से इन्होंने प्रेरणा पाई है, जो मुख्य परिवार है, वो भी चुनाव हार रहा है। तो 2019 में ये एक झूठे केस में देश की प्राचीनतम पार्टी का राज था पंजाब में, तो वहाँ किसी एक मुकदमे में उनको श्रीमान जो है ये मुख्तार अंसारी वहाँ पहुँच गए और फिर वहाँ 2 साल तक देश की प्राचीनतम पार्टी की सरकार ने अपने मुख्य एसेट को, अपने सेकुलर एसेट को पंजाब में सुरक्षित रखा, बैडमिंटन खिलवाया, मतलब उसको राजाओं की तरह से ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि वो उनको वोट दिलवाएंगे या नहीं दिलवाएंगे ये कुछ मालूम नहीं, लेकिन कुछ मंतव्य गंतव्य उनका यही था। लेकिन बाद में जब पंगा हुआ और योगी आदित्यनाथ अपने सब कुछ ठीक समझ करके फिर बाद में जब उन्होंने चैलेंज किया इसको, तो 2 साल तक जो है वो देश के प्रमुख राजनीतिक परिवार की पार्टी ने मुख्तार अंसारी को पंजाब में ही रखा, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट के दखल के कारण उनको जाना पड़ा। और अंत में फिर उनका क्या हुआ, अतीक अहमद का क्या हुआ, कोई गुंडे बदमाश बच्चे आए, उन्होंने उनको निपटा दिया। यानी कि देश में जो एक माफिया राज था वो मुख्तार अंसारी के द्वारा था, अतीक अहमद के द्वारा था, जिसके संरक्षक थे एक समाजवादी पार्टी और उसके बड़े बड़े नेता। उन्होंने इस देश का, उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा नुकसान किया है ये बहुत सारे लोग हम जानते हैं, बहुत सारे पत्रकार जानते हैं, लेखक जानते हैं, लेकिन हमारे इस देश के कवि और जो है ना लेखक नाटककार वो नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको वो प्रगतिशील हैं। उन्हें वही मुलायम सिंह जी पसंद हैं, वही समाजवादी पार्टी पसंद है, वही लालू जी पसंद हैं, वही ममता दीदी पसंद हैं, जो कि मोदी को चैलेंज करे। तो जो मोदी को चैलेंज करे वो इनके लिए बहुत बड़े ही जो है ना वो नेतृत्व के हीरो हैं, वो उनको पसंद करते हैं। लेकिन ये एक बातचीत है, ये एक घटना है जिसके अंदर ये बात हो चुकी है, लेकिन इसको हमारा मीडिया ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि अगर इस तरह की मूलभूत बातों की बात होगी तो बहुत सारे पर्चे खुल जाएंगे, बहुत सारे रहस्य उठ जाएंगे, तो फिर वो सेकुलर तो रहेंगे नहीं। सेकुलर होने का मतलब है कि कुछ चीज़ों को दबाओ, कुछ चीज़ों के बारे में गलत झूठी मूठी बात कहें, बताओ। यानी कि फिर एक उत्तर प्रदेश का या कि देश का एक सबसे बड़ा बदमाश जो दंगे करवाता था, जो खुली जीप में बैठ करके बंदूक लेके चलता था, जो उसने नरसंहार कर रखा था, मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहता, हम सब लोग जानते हैं कि किन का नरसंहार, उसको मोदी जी ने, उसको जो है योगी जी ने रोका। निश्चय ही जो है वो उस समय तो मोदी जी उस परिस्थिति में नहीं थे, तो ये तो इनका खुद की हिम्मत थी, खुद का इनका साहस था, खुद का इनका नेतृत्व था, खुद का इनका उस परिस्थिति का आकलन था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस समय उनकी पार्टी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि उनको बहुत सारे भय थे, डर थे, क्योंकि देखिए समाजवादियों का जो डर है वो बहुत ही भयंकर डर होता है। वो तो ज़मीनें कब्जा कर लेते थे, वो तो मकान कब्जा कर लेते थे, वो तो प्रॉपर्टियां कब्जा कर लेते थे, वो तो पता नहीं क्या क्या करते थे। मतलब इसकी जो सूची है ना वो एंडलेस है, उसमें बहुत ही। तो हमने बातचीत की एक मुख्य बात में कि मुख्तार अंसारी जो कि देश के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के भतीजे थे,
वो कितने बड़े बदमाश थे, उन्होंने कितने उत्पात किए यूपी में। श्रीमान समाजवादी जो है मुलायम सिंह जी के राज में। और फिर जब उनका पतन हुआ, उनको हमारे देश की प्राचीनतम पार्टी की सरकार ने पंजाब में छुपा के रखा, उनको राजसी ट्रीटमेंट दिया। वहाँ बैडमिंटन खेलते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। लेकिन अंत में नियति जो थी वो उनके सामने आके खड़ी हो गई, गुंडे बदमाशों को। और फिर जो एक कुछ भी कहें कि जब योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया गया तो उन्होंने कहा मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो ये गुंडे बदमाश मिट्टी में मिल गए। गुंडे बदमाशों का मिट्टी में मिलना समाज के लिए, देश के लिए अच्छा ही होता है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत, जो कि मुख्तार अंसारी यूपी से क्यों भागे और पंजाब में क्यों बचे, किसने बचाया, किस लिए बचाया और उनके संबंध क्या थे, इसके बारे में हमने एक छोटी सी बातचीत की है। तो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 85 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 85 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।